नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही ऐतिहासिक, एक मील के पत्थर वाले मामले पर बात करेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। जी। ये सिर्फ कोई मामूली केस नहीं था। ये सीधा सवाल था हमारे संविधान की, कह सकते हैं, आत्मा के बारे में। बिल्कुल। सवाल बहुत बड़ा था और सीधा भी कि ये जो हमारी संसद है, क्या उसके पास संविधान को बदलने की शक्ति, मतलब अनलिमिटेड है? हाँ। क्या वो किसी भी हिस्से को, यहाँ तक कि हमारे मौलिक अधिकारों को भी पूरी तरह से बदल सकती है? हाँ, ये सवाल था। हाँ। और ये सवाल ऐसे ही नहीं उठा था। इसके पीछे एक कहानी है। वो गोलकनाथ केस था 1967 का। हाँ, गोलकनाथ। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था भाई कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती, कम नहीं कर सकती। जी। अब इसके बाद संसद ने पास कर दिए 24वां और 25वां संशोधन, तो फिर से वही सवाल खड़ा हो गया। और साथ में वो केरल के भूमि सुधार कानून भी थे। हाँ, वो 29वां संशोधन जिससे उन्हें 9वीं अनुसूची में डाला गया था, उसको भी चुनौती दी गई थी। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ उलझी हुई थी। चलिए कोशिश करते हैं इसको परत दर परत खोलने की। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो टकराव था वो था अनुच्छेद 368, जो संसद को शक्ति देता है संविधान बदलने की, और अनुच्छेद 13(2), जो कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार छिने या कम हो। जी। तो सवाल ये बना कि क्या संविधान संशोधन जो 368 के तहत होता है वो भी 13(2) के हिसाब से कानून माना जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल था। और केशवानंद केस में आपको पता है 13 जजों की बेंच बैठी थी। हाँ, सबसे बड़ी बेंच। सबसे बड़ी। उसने गोलकनाथ वाले फैसले को पलट दिया। अच्छा। हाँ, बहुमत का नजरिया ये बना कि जो 368 के तहत संशोधन होता है वो अनुच्छेद 13(2) वाले कानून की परिभाषा में नहीं आता। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है? हाँ, सीधा मतलब यही निकला कि संसद को अधिकार है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का। तो ये तो संसद के लिए एक तरह से बड़ी जीत हुई। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अच्छा। कोर्ट ने एक बहुत बड़ा लेकिन लगा दिया, और शायद वो इस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप संशोधन कर सकते हैं, पर यह शक्ति असीमित नहीं है, बेलगाम नहीं है। यहीं पर जन्म हुआ उस सिद्धांत का जिसके बारे में हम आज तक बात करते हैं, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर? जी। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, पर वो संविधान की जो बुनियादी पहचान है, जो उसका मूल ढांचा है, उसे नष्ट नहीं कर सकती, उसे बदल नहीं सकती। मतलब आप संविधान को सुधार सकते हैं पर उसे मिटा नहीं सकते। बिल्कुल सही। ये शक्ति सुधारने की है, मिटाने की नहीं। ये मूल ढांचा सुनने में तो बड़ा भारी लगता है, पर यह है क्या? क्या संविधान में कहीं लिखा है कि ये चीजें मूल ढांचा है? नहीं, ऐसी कोई लिस्ट संविधान में नहीं दी गई है। ये कोर्ट ने खुद संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर, उसके ओवरऑल फिलॉसफी को समझकर और अलग-अलग प्रावधानों को देखकर ये सिद्धांत बनाया है। तो क्या-क्या आता है इसमें, कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे भारत की संप्रभुता, हमारा लोकतांत्रिक और गणराज्य वाला स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेक्युलरिज्म। हाँ, फिर शक्तियों का बंटवारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा, और बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। जी, ये कुछ उदाहरण हैं। कोर्ट ने कहा ये लिस्ट फिक्स नहीं है, समय के साथ और चीजें भी इसमें जुड़ सकती हैं। अच्छा, तो मतलब संशोधन ऐसा ना हो कि संविधान पहचाना ही ना जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात थी, वो 25वां संशोधन जिसमें अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था। हाँ, 31C। वो कह रहा था कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B या C वाले निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है, तो उसे अनुच्छेद 14, 19 या 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। जी, और उसमें एक और बात थी कि ऐसे कानून को कोर्ट में इस आधार पर भी चुनौती नहीं दे सकते कि वो वाकई उन सिद्धांतों के लिए है भी या नहीं। हाँ, मतलब न्यायिक समीक्षा पे भी रोक एक तरह से। बिल्कुल। तो कोर्ट ने 31C के इस दूसरे हिस्से को, जो न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से खत्म कर रहा था, उसे अवैध ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने माना कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू वो खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अच्छा। तो आप कानून बनाकर उसे खत्म नहीं कर सकते।
हाँ, पहला हिस्सा कि 39B और C के लिए बने कानून को 1931 पर वरीयता मिलेगी, वो माना गया, पर न्यायिक समीक्षा बनी रहेगी। मतलब कोर्ट ये देख सकता है कि कानून वाकई उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए है या नहीं। हाँ, बिल्कुल, वो कनेक्शन देखना कोर्ट का काम है। तो अगर हम इस पूरे इतने बड़े फैसले का एक निचोड़ निकालना चाहें, सार जिसे कहते हैं, तो वो क्या होगा? निचोड़ ये है कि संसद संविधान के दायरे में काम करती है, वो संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है। वो संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, ये शक्ति उसे है, लेकिन वो संविधान की नींव, उसकी बुनियाद, उसका जो मूल ढांचा है, उसको नहीं बदल सकती। तो ये एक तरह का संतुलन है। बिल्कुल, ये संसद की संशोधन करने की शक्ति और संविधान की सर्वोच्चता के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। तो केशवानंद भारती मामला वाकई में भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। मील का पत्थर। हाँ, मील का पत्थर। इसने संसद की शक्ति को एक सीमा में बांधा, लेकिन समय के साथ बदलने की जो जरूरत होती है, उसका रास्ता भी खुला रखा। एकदम सही। और ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये आगे होने वाले किसी भी संशोधन के लिए एक गाइडलाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है। और अदालतों को ये शक्ति देता है कि वो संविधान की रक्षा कर सकें। जी। तो ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि देखिए, संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है। जी। तो इसकी व्याख्या करते समय जो शब्द लिखे हैं और जो उसके पीछे की भावना है, उसका जो मूल ढांचा है, उसके बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। और भविष्य में ये संतुलन और किन नई चुनौतियों का सामना करेगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा।